अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इससे पहले हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था और उसमें कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट भी लिस्ट किए थे। वो तमाम एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स जो थे क्लासिकल वेव थ्योरी उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। आइंस्टाइन ने सबसे पहली दफ़ा इन्हें एक्सप्लेन किया और इस थ्योरी को फोटॉन थ्योरी भी कहा जाता है फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पहले थोड़ा सा मैं फोटॉन के बारे में कुछ आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। फोटॉन, a packet of electromagnetic energy, a quanta of electromagnetic energy। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का पैकेट है, क्वांटा है, और आइंस्टाइन ने इसको नाम फोटॉन का दिया था। और ये जो क्वांटम है, क्वांटम मीन्स मैनी फोटॉन्स, बहुत से फोटॉन्स, पैकेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। और फोटॉन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी कहा जाता है। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कह लें या बस्ट ऑफ एनर्जी कह लें। पहली बात। दूसरी बात, एनर्जी, द एनर्जी ऑफ फोटॉन E is equal to HF. Number 3, charge. The charge on photon is 0. It's a packet of electromagnetic energy. ये चार्ज नहीं है, ये पार्टिकल नहीं है, ये एनर्जी है। एनर्जी पे चार्ज नहीं होता, पार्टिकल पे जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इन पे चार्ज होता है, इस पे चार्ज नहीं है। स्पीड, the speed of photon is 3 exponent 8 meters per second. Speed of light, फोटो लाइट है, ये लाइट पार्टिकल है। फिफ्थ, रेस्ट मास, m naught. The rest mass of photon is 0 because it doesn't exist at rest. ये तो रेस्ट में होता ही नहीं है। और देखें ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक ये हमने पढ़ा हुआ है, m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, वेयर m नॉट इज द रेस्ट मास एंड m इज रिलेटिविस्टिक मास। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, 1 minus v square by c square is equal to m naught and v is equal to c for photon. So m naught is equal to m square root 1 minus c square by c square. ये कैंसिल हो गया, m naught is equal to m square root 1 minus 1. So m naught is equal to m into 0. So rest mass of photon is 0. Rest mass of photon is 0. इसके बाद हम देखते हैं कि 6 नंबर पे मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है फोटॉन का? मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू वी। v की जगह लिख लिया c, m इंटू सी। और इसको मैं यूं लिख सकता हूं, c से मल्टीप्लाई कर दूं और c पे डिवाइड कर दूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। एम सी स्क्वायर याद आया आपको? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और क्वांटम मैकेनिक्स में E इज इक्वल टू एच एफ बाई सी एंड C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। P इज इक्वल टू एच एफ डिवाइडेड बाय एफ लैम्डा, कैंसल, P इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा। ये भी ठीक है। मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज एच एफ बाई सी, एनर्जी डिवाइडेड बाई सी मोमेंटम ऑफ फोटॉन, एंड एच बाय लैम्डा इज द मोमेंटम ऑफ फोटॉन। और ये कुछ मिलता जुलता आपको याद आ रहा होगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये वो भी यही है ना। ठीक, ये फोटॉन के बारे में बताने के बाद अब हम आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं अबाउट दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
अच्छा बच्चों, देखो आइंस्टाइन ने एक सिंपल आइडिया से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, और वो सिंपल सा आइडिया क्या था, वो ये था, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स ईच हैविंग एनर्जी is equal to hf. When this photon strikes a metal surface, then it imparts all its energy to one and only one electron. जब ये फोटॉन मेटल सरफेस से टकराते हैं तो अपनी सारी एनर्जी एटम को नहीं देते, मैटर को नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को एक फोटॉन एनर्जी देगा। ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, और इससे सारा का सारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन हो गया सिर्फ इस एक एजम्पशन से कि फोटॉन अपनी सारी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को देता है। इसको थोड़ा सा मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ इस एक्सप्लेनेशन को। नंबर वन, it is all or none process. Number two, it is 1-to-1 interaction. वन बाय वन समझते हैं इसे, बस सारी की सारी एक्सप्लेनेशन ये दो पॉइंट जो हैं ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एज अ होल एक्सप्लेन कर देते हैं। नंबर वन, इट इज ऑल आर नन प्रोसेस, इट इज नंबर टू, इट इज 1-to-1 इंटरेक्शन। क्या है देखें, हम कहते हैं कि चलें कोई एटम ले लिया हमने, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये के शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट में आपके पास 18, फिर 32, फिर 50, 2n² का फार्मूला लगाते जाएं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे। तो चले यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर 8 हो गए, मैं गिन के नहीं लिख रहा, सिंबॉलिकली मैं इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ यहाँ पर। बहुत ये सब इलेक्ट्रॉन हैं, सारा का सारा एटम है। अब इस सरफेस पे हम लाइट गिराते हैं, लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, ये फोटॉन गिराया। अब देखें, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए, इस एटम से अलग होने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी चाहिए, केमिस्ट्री में हम उसे क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी। The minimum energy required to take an electron to an infinity state is called ionization energy. तो बच्चों, क्या मैं इसको एब्सोल्यूट एनर्जी कह सकता हूँ, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी? जी हाँ, कह सकता हूँ। क्यों? हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को इसी तरह ही तो डिफाइन करते हैं ना। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू, अगर ये हाइड्रोजन एटम है तो 1 स्टेट होगा, ये 1 2 3 4 स्टेट से कहाँ तक लेके जाना है, इन्फिनिटी स्टेट तक लेके जाना है। तो इस एनर्जी को हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। और आइंस्टाइन ने इसे नाम दिया वर्क फंक्शन का, जरा नया कर लिया कुछ, वर्क फंक्शन, एक नई चीज। और हमने क्या कहा, the minimum energy required to take an electron from the atom to an infinity state. The minimum energy required to remove an electron from the atom is called work function. वर्क फंक्शन को phi से रिप्रेजेंट किया, एंड दिस इज व्हाट द मिनिमम एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी तो HF होती है, ठीक है, और मिनिमम एनर्जी के लिए हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच द इलेक्ट्रॉन्स आर लिबरेटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस is F0, the threshold frequency.
सो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच एफ नॉट। ये कम से कम एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। जब तक लाइट की फोटॉन की एनर्जी इस एनर्जी से कम रहेगी ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। अगर फोटॉन की एनर्जी इतनी है, फॉर एग्जांपल इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए है 10 जूल्स, इतनी एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और ये फोटॉन जो गिरा रहे हैं आप, इसके पास एनर्जी है 8 जूल, 8 जूल एनर्जी है इसके पास। तो अगर ये इसको सारी एनर्जी दे भी दे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने वाला नहीं है, तो ये फोटॉन इसको एनर्जी नहीं देगा। इट इज ऑल आर नन प्रोसेस। देनी है तो सारी एनर्जी देनी है, वरना नहीं देगा, फोटॉन निकल जाएगा यहां से। अब आप ये सोच रहे होंगे बच्चों कि सर लाइट में तो बहुत से फोटॉन्स होते हैं, चलें अगर दो फोटॉन्स 8 और 8 जूल के मिलकर इस एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दें तो ये तो 16 जूल एनर्जी हो जाएगी, फिर तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना चाहिए। आइंस्टाइन सेज नो, ऐसा भी नहीं है। दो फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं दे सकते, इट इज 1 to 1 इंटरेक्शन। सिर्फ एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे सकता है। बात समझ आई? दो फोटॉन 3 फोटॉन मिलके एनर्जी नहीं दे सकते, सिर्फ एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा। इट इज 1 to 1 इंटरेक्शन। देखें बस ये 2 पॉइंट्स हैं और इन 2 पॉइंट से ये बात एक्सप्लेन हो गई कि जब हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं सो वी आर सप्लाइंग मेयरली मोर एंड मोर फोटॉन्स, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फोटॉन बढ़ा रहे हैं, एनर्जी तो नहीं बढ़ रही, एनर्जी तो नहीं बढ़ रही थी, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता था। अब देखें थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। अब मैं ये कहता हूं कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एनर्जी चाहिए 10 जूल्स, और आप इस पे एक ऐसा फोटॉन गिरा रहे हैं जिसकी एनर्जी 18 जूल्स है। तो अब तो इस फोटॉन के पास इतनी एनर्जी है कि ये इसको बाहर निकाल सके, तो ये फोटॉन इसको सारी एनर्जी देगा, आधी नहीं या 10 जूल नहीं, सारी की सारी एनर्जी इसको दे देगा। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास अब यहाँ पे रुकने का कोई जवाब नहीं है कि सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। सारी एनर्जी एब्जॉर्ब की और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। और अगर यहाँ पर एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, दूसरा फोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा, तीसरा इसको निकाल लेगा, तो अब यहाँ पर इस केस में जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स गिराएंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ये दूसरा पॉइंट है कि अगर लाइट की फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा हो जाए या एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। देखो बच्चों 18 जूल का फोटॉन गिराया था, इसमें से 10 जूल तो वर्क फंक्शन के लिए यूज हो गए। देखो ना फोटॉन की एनर्जी HF, ठीक है, कितनी है 18 जूल्स। इसमें से 10 जूल किसके लिए यूज हो गए, वर्क फंक्शन के लिए। बाकी 8 जूल कहाँ गए, फोटॉन ने तो सारी एनर्जी दे दी है और वो इलेक्ट्रॉन ने पिक की। अब कुछ अपनी जान छुड़ाने के लिए एटम से बाहर निकल आया, इतने वर्क फंक्शन के लिए यूज हुई। बाकी 8 जूल कहाँ गए, वो इसकी काइनेटिक एनर्जी बन गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मोशन करना शुरू कर देता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस इक्वेशन को लेके हम यूं लिख सकते हैं HF इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ ऑफ m v मैक्सिमम स्क्वायर। HF दिस इज HF नॉट प्लस हाफ ऑफ m v मैक्सिमम स्क्वायर। इसको उठा के यहाँ पे ले आए, HF माइनस HF नॉट इज इक्वल टू हाफ ऑफ m v मैक्स स्क्वायर। क्या बच्चों ये वही इक्वेशन नहीं है जो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में स्ट्रेट लाइन से प्रूव की थी। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हमने बताया था, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये फ्रीक्वेंसी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्राफ था। तो ये भी देखें फ्रीक्वेंसी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन।
इस इक्वेशन को हम कहते हैं आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइंस्टाइन ने वो सारे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स एक्सप्लेन कर दिए जो क्लासिकल वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। इसमें देखें एक फैक्ट ये भी था कि इट इज़ एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। जी हाँ, क्यों इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है? कि ये ऑल आर नन प्रोसेस है। ऑल आर नन प्रोसेस का मतलब है कि फोटॉन सारी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है, तो अब इलेक्ट्रॉन के पास कोई जवाब नहीं है रुकने का, ये निकलेगा बाहर और एक्सपोनेंट -9 सेकंड से भी कम टाइम में ये बाहर निकल आएगा। एक और भी ये था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। फ्रीक्वेंसी से मतलब एनर्जी, तो अगर लाइट की एनर्जी ज़्यादा होगी तो उससे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। देखिए ना, इसको हम इस फार्मूले से समझ सकते हैं कि HF आपके पास अगर 18 जूल है तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी बनती है? 8 जूल्स। और अगर ये हम ले लें इंसिडेंट फोटॉन, इसकी एनर्जी 28 जूल्स है, वर्क फंक्शन तो वही 10 जूल्स का है, बाकी एनर्जी कहाँ गई? इसकी काइनेटिक एनर्जी बन गई। दिस टाइम इट इज 18 जूल्स, बढ़ गई ना, इसलिए कि इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाएगी। ठीक है जी, तो ये था सारा आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन का ये भी एक काम है जिस पे इसको नोबेल प्राइज़ मिला, और आइंस्टाइन का वो काम जो कोई नहीं कर सकता था। ये इतना आसान एक्सप्लेनेशन थी, अगर उस वक्त केमिस्ट्री वाला सोच लेता ऐसे, वो एक्सप्लेन कर सकते थे। हो सकता है कि अगर मैं उस वक्त मौजूद होता, मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, लेकिन इस पे से नोबेल प्राइज़ मिला। और वो काम जो बहुत मुश्किल था, जो कोई नहीं कर सकता था, जो सिर्फ आइंस्टाइन ने किया, उसे इस पे कुछ भी नहीं मिला। इसे हम यूँ कहते हैं, अहमद फराज का एक शेर मुझे याद आ रहा है, हाथ उठाए हैं पर लब पे दुआ कोई नहीं, की इबादत भी तो वो जिसकी जज़ा कोई नहीं। थैंक यू।